हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारे पृथ्वी के अंदर। चैप्टर ही आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर देगी कि पृथ्वी के अंदर आखिर में है क्या, और पृथ्वी के अंदर से जो चट्टानें निकलती हैं या फिर जो अवसादी चट्टानें होती है, अग्नेय चट्टानें होती है, किस तरीके से बनती है, ये सारे चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए कि आपको और किस तरीके के चैप्टर्स और किस तरीके के वीडियो चाहिए। अगर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करने की जरूरत है। अगर 6th क्लास के आपको ज्योग्राफी की कुछ बातें मैं याद कराऊं तो ग्रह जो होते हैं उनकी अपनी उष्मा नहीं होती है। एक चीज तो क्लियर है, वो तारों से उष्मा प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के पास अपनी उष्मा नहीं होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। यहाँ तक कहानी हम लोगों ने क्लास 6 तक पढ़ा था। मेन जो मैटर यहाँ पे आ रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है ना, इसमें गति होती है, दैनिक गति, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। घूर्णन गति ये हो गया, इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ, और इसी तरीके से घूमते घूमते ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा रही है। ये हमारे परिक्रमण गति हो गई। कहानी हो गया खत्म यहाँ तक। ये हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ लिया था। अब जो मेन बातें आती है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, यहाँ तक कोई शक नहीं है। और इसमें जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो है वो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की तरफ खिंचा हुआ रहता है, जिसके कारण और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ की जो मौसम है वो एक बैलेंस में बना हुआ रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। यहाँ तक भी बातें क्लियर है। लेकिन ये तो पृथ्वी के ऊपर की बात थी, जिसमें हम लोगों ने जलमंडल को पढ़ा, वायुमंडल को पढ़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर आप डायरेक्ट यहाँ तक खोद देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ बात कुछ इस तरीके की बन रही है कि पृथ्वी पे आपको क्या मिलने जा रहा है, हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। और अगर पृथ्वी से कभी कभी आंतरिक बल के कारण कुछ चीजें बाहर आती है तो वो कैसे आती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो निकलने वाला लावा होता है वो कहाँ से आता है, और कभी कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कुछ चीजें नहीं निकलती है, तो वो क्यों नहीं निकलती है, या फिर कोई भाग अगर ऊपर उठता है तो कैसे उठ जाता है। हम लोग अगर किसी पठार को खोदते हैं तो उससे हमें ग्रेनाइट क्यों मिलता है, संगमरमर क्यों मिलता है, ये सब बातें आपके दिमाग में बिल्कुल आती होंगी। और ये जायज सी बात है, क्योंकि आपको आने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं मीन्स कि आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए इन्हीं बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक चीजें पहले उसको देखते हैं एक बार। तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर लंबी गहराई तक इसको खोद चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के नीचे 6 किलोमीटर तक खोदा गया हुआ है। और अगर थोड़ा सा और इसके ऊपर देखें तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अगर सपोज दैट ये समुद्र की एक यहाँ पे अगर समुद्र की एक सतह है तो यहाँ से आप 6000 मीटर तक, अगर 6000 किलोमीटर तक जब आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा कि आप पृथ्वी के सतह पर जा सकते हैं। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। और यहाँ तक जाने में किस आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आप देखते होइएगा कि लावा इस तरीके से बाहर आता है कि सामने पड़ने वाले हर एक चीज का केवल कंकाल बच गया होता है। तो आप किस तरीके से पृथ्वी को खोदिएगा, ये पागलों वाली बातें हैं, इस पे डिस्कस नहीं करना है हमें। और अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि इसको डिस्कस करके हम लोग अप्रोक्स जो है वो 30% पृथ्वी से आने वाले क्वेश्चन को कवर कर चुके होंगे, और यहीं से क्वेश्चंस आते भी है। तो अगर सबसे ऊपर आप लोग आइएगा तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, ये पृथ्वी है, इसकी सबसे ऊपरी परत को हम लोग प्रपटी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। ये आपको
ये आपको कुछ एक फोटो के स्ट्रोक की तरह दिखाई दे रहे हो, ये सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर तक होती है, जिसको हम लोग प्रपटी बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों की बनी हुई होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किस चीज की बनी होती है, तो वो सिलिका एवं एल्युमिनियम की बनी होती है और इसलिए इसे सीएल मतलब सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी क्लियर बातें हैं, क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, इसलिए इसको हम लोग सीएल बोलते हैं। अब अगर प्रपटी के ठीक नीचे बात करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर जब आप जाइएगा तो इसकी जो परत होती है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपका है यहाँ से 2900 किलोमीटर अगर आप आइएगा तो ये वाला पोर्शन आपको मेंटल दिखाई देगा, जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। और इसके सबसे आंतरिक भाग को हम लोग यहाँ पे क्रोड कहते हैं। जो सबसे आंतरिक वाला भाग होता है, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये हमें दिखाई देता है क्रोड के रूप में। अब इसी में क्रोड मेंटल की सीमा होती है और बाह्य क्रोड होती है, ये सारे क्रोड के ही प्रकार है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक 2900 का जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंटल कहलाता है और ये वाला पोर्शन आपकी प्रॉपर्टी है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब जरा सा हम लोग ऊपर आएंगे इसके, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक बात कि अगर पृथ्वी के पूरे आयतन की आप लोग बात करिएगा तो केवल 5% हिस्सा ही प्रॉपर्टी के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और 16% मेंटल एवं 83% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है। तो अगर आपने मैथ पढ़ना है तो आप बिल्कुल इस चीज को देखते होइएगा कि त्रिज्या क्या होती है, अर्थ त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ये सब बातें आपको पता है। बाकी अगर हम लोग इसकी त्रिज्या की बात करें तो 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा की बनी होती है, जिसे हम लोग नीफे बोलते हैं। निकेल प्लस नीफे मतलब निकेल प्लस फेरस। तो ये था केंद्रीय कोड की बात। और क्रोड में क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो केंद्रीय क्रोड में जो तापमान होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 6000 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, 6000 किलोमीटर तक की। और यहाँ पर आपको आने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा जो बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर जिसका गलनांक होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम लोग अंदर की बात करें तो पृथ्वी को अगर खोदा जाता है, एक खनिज की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी से ही निकलता है। ये तो क्लियर बात है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। जरा से इसको ठीक करते हैं। अब अगर पृथ्वी के अंदर से इसको हम लोग निकालते हैं तो क्यों बनता है, ये रीजन इसका भी आता होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको जरा सा देखते हैं हम लोग। तो इग्नियस शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ अग्नि होता है। सेंटिमेंट शब्द जो है वो सेंटिमेंट से बना है जिसका अर्थ स्थित होता है। और मेटाफॉर्फिक जो है वो मेटाफोरस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन होना। तो ये बेसिक बातें थी, ये आप लोगों ने समझा। अब हम लोग आते हैं इसके मेन चीज पे कि सेल कितने प्रकार की होती है। तो अगर सेल की हम लोग बात करेंगे तो पहले तो सेल कहाँ किसको जाता है ये देखना पड़ेगा। तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी के ऊपर अनेक प्रकार के सेल बनते हैं। अब पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग सेल कहते हैं। तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है ये पृथ्वी है, इसके ऊपर वाला जो भाग होता है ये प्रॉपर्टी है। और इसको बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग सेल बोलेंगे। अब ये सेल जो होंगे, अब इसको चाहे जो चीज बना रहा होगा, प्रॉपर्टी को कोई भी चीज तो आखिर बना ही रहा होगा ना, तो इसको बनाने वाले जो भी पिंड होंगे उन सारे को हम लोग सेल बोलेंगे। और ये सेल जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो अग्नेय जिसको हम लोग इग्निस बोलते हैं। दूसरा जो होता है औषधि सेंटिमेंट्री बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री। और तीसरा जो होता है कायांत्रित जिसको मेटाफॉर्फिक बोलते हैं। और तीनों का मतलब आपको लिखा हुआ है। अब अगर आप तीनों के मतलब को समझ लिए तो आपके जो है ना 90% यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर इग्निस का मतलब अग्नि होता है ना, तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से जो
जो सेल बनते हैं उनको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, और अग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं को हम लोग प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। और ये जो प्राथमिक सेल होते हैं वो अग्नेय सेल वो जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगा कि इग्निस आग को बोला जाता है, तो जैसे ही ज्वालामुखी का इस तरीके से विस्फोट हो रहा है तो इसमें से जो लावा बाहर के रूप से निकल रहे हैं, है ना, बाहर के रूप में निकलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अग्नेय सेल। और ये जो सेल का निर्माण करेगी, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्वेदी सेल और दूसरा होता है बहिर्वेदी सेल। तो अगर हम लोग जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है तो प्रॉपर्टी पर इस तरीके से जो सेल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्वेदी सेल, मतलब बाहर की तरफ से। और क्या होता है कि जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के गहराई में ही ठंडा हो जाता है, जरूरी तो नहीं है, कभी कभी ज्वालामुखी का विस्फोट कुछ निम्न प्रकार का होगा, मतलब थोड़ा सा उसका पावर कम होगा, तो ये इसी पोर्शन पे आकर के रुक गया। अब यहाँ पे आकर के अगर रुक गया तो यहीं पे ठंडा हो गया ये मैग्मा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेदी अग्नेय सेल, ये भी सेल का ही निर्माण करता है। अब जब सेल लुढ़क करके टकरा करके एक दूसरे से टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इन छोटे छोटे कणों को हम लोग अवसाद कहते हैं, ठीक है ना, इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम लोग अवसाद बोलते हैं। और इसी प्रकार से अवसाद कठोर होकर के सेल बना देते हैं, और इस प्रकार के सेल को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो अग्नेय सेल किसको बोला जाता है, अवसादी सेल किसको बोला जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जीवाश्म के रूप में। तो सेल की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स जिसको बोला जाता है। आप एक क्वेश्चन यहाँ से कवर कर पाइएगा कि जीवाश्म में किसको नहीं रखा जा सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ये। तो सेल जीवाश्म उसको बोला जाता है जब सेल, ये जो सेल होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाहर निकल रहे होते हैं, चाहे वो अंतर्भेदी हो चाहे वो बहिर्भेदी हो, तो उसमें कभी कभी क्या होते हैं कि जीव जंतु दब जाते हैं, क्योंकि अगर मैग्मा बहुत बुरी तरीके से बाहर निकल रहा होता है तो रास्ते में आने वाले हर एक चीजों को तो वो जलाते हुए आएगा, क्योंकि इतना गर्म होता है वो, तो उसमें जंतु दबेंगे, पेड़ पौधे दब जाएंगे, तो इससे जो अवशेष मिलते हैं इसी को हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जरा सा ऊपर इसके, तो यहाँ तक हो गई बात क्लियर, इसको जो है हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, ये मैग्मा अग्नेय सेल बनाता है, अग्नेय सेल अवसाद बनाता है, अवसाद से अवसादी सेल बनता है, अवसादी सेल से फिर कायांतरित सेल बनता है, और ये सारी चीजें जो है ना फिर लास्ट में अगर ये अंतर्भेदी अंदर ही रह जाते हैं तो फिर से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो फिर से मैग्मा बन जाएंगे यही गल करके। तो ये सारी बातें इसमें आपको देखने को मिल जाती है जो बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले अगर ज्वालामुखी विस्फोट से जो सेल बनता है उसको हम लोग अग्नेय सेल बोलते हैं। अग्नेय सेल दो तरीके के हो सकते हैं, अंतर्भेदी बहिर्भेदी। अब अग्नेय सेल से जो अवसाद बनता है वो अवसादी सेल कहलाता है, और अवसादी सेल से ही कुछ कायांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम लोग कायांतरित सेल बोलते हैं। और इन सारे में एक बहुत बड़ा खासियत क्या होता है कि ये सभी जो है वो फिर से द्रवित होकर के मैग्मा बन जाएंगे अगर ये अंतर्भेदी रूप में होंगे तब। बाकी हो गया क्लियर चक्र यहाँ पे। अब अगर किसी निश्चित दशा में एक प्रकार की सेल चक्र एक तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। बात हो गई क्लियर यहाँ पे, थोड़ी सी बातें थी। अब अगर हम लोग देखेंगे अग्नेय सेल का अवसाद सेल में बन जाना ये भी सेल चक्र कहलाएगा, अवसाद का अवसादी सेल बन जाना ये भी सेल चक्र कहलाएगा, अवसाद का मैग्मा बन जाना ये भी सेल चक्र कहलाएगा। यहाँ तक हो गई बातें क्लियर। अब अगर हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा और, तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। जब कभी कभी आप देखते होइएगा कि सेल विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर के बने होते हैं। जो सेल होते हैं चाहे वो अग्नेय सेल हो, अवसादी सेल हो या फिर कायांतरित सेल हो, ये सभी किसी न किसी खनिज से मिलकर के बने होते हैं। और खनिज उसको बोला जाता है जो प्रकृति का एक पदार्थ होता है, जो एक निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग खनिज बोलते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें रासायनिक एवं
भौतिक अभिक्रियाएं होती है। तो ये बात हो गई क्लियर। और इसी तरीके से खनिज मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, और इनका प्रयोग औषधीय एवं उर्वरक में भी होता है। अगर आप देखते होइएगा शिलाजीत को, तो ये भी पहाड़ से निकला हुआ एक पदार्थ होता है और इसको हम लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं। सोना भी एक खनिज ही है और इसको हम लोग आभूषण बनाने के लिए यूज करते हैं। सोना का यूज दवा के लिए होता है। सोना का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए होता है और एल्युमिनियम का यूज भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए होता है। लोहा बिल्कुल इसी के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की सारे बातों को देखा। तो यहाँ से हम लोग क्लास 7th के जो अपना चैप्टर नंबर 2 था, जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर एक चैप्टर है जिसको हम लोगों ने कवर किया। और फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िए कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, किस तरीके के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो चाहिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।